तो हम लोग रूल ऑफ लॉ कंप्लीट कर चुके थे एबी डाइसी का, और भी लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सर विलियम बेड जो हैं और क्रिस्टोफर फॉर्सिथ, जो दो लोग हैं, मैं नाम यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन लोगों ने चार मीनिंग बताए थे। इन दोनों लोगों ने चार मीनिंग बताए थे रूल ऑफ लॉ के, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या पता है रूल ऑफ लॉ पूछे कि व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, तो आप रूल ऑफ लॉ में एबी डाइसी को भी लिख देंगे और इनका भी लिख देंगे। समझ रहे हैं ना अंशु जी? तो देखिए, तो सर विलियम वेड, अब स्क्रीन सही हो गया सर? हाँ ठीक है, ठीक। जो सर, मैं नाम इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि नाम आप लोग का स्पेलिंग भी मैटर करता है एग्जाम में। सर विलियम वेड, सर विलियम बेड के अनुसार, और क्रिस्टोफर 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 फॉर्सिथ्स के अनुसार क्या था? इनके अनुसार ये था कि जो भी है रूल ऑफ लॉ को चार मीनिंग दे सकते हैं, फोर मीनिंग में हम लोग बांट सकते हैं रूल ऑफ लॉ को। कितने मीनिंग में? चार मीनिंग में बांट सकते हैं, फोर मीनिंग में। तो जो भी है फोर मीनिंग जो है, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मीनिंग है, एक फर्स्ट है प्राइमरी मीनिंग। प्राइमरी हो जाएगा पहला मीनिंग, प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद अगला, प्राइमरी आ गया तो कॉमन सेंस की बात है कि सेकेंडरी भी साथ साथ चलेगा ही, तो एक मीनिंग हो गया सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग। उसके बाद जो तीसरा है, वो जो जज जो डिसाइड करेंगे, उसको हम लोग एक तरह से प्रीसिडेंट कह सकते हैं। जज के द्वारा जो डिसाइड किया जाएगा वो मीनिंग जो फॉलो होगा प्रीसिडेंट हो गया। उसके बाद जो चौथा मीनिंग है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन होगा वो लॉ शुड बी इवन हैंडेड, तो इसमें होगा प्रिविलेज्ड मीनिंग, ठीक है। तो इस प्रकार से चार मीनिंग हो सकता है। तो मैं आप लोगों को चारों मीनिंग जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। तो प्राइमरी मीनिंग ये है कि रूल ऑफ जो लॉ है उसका मतलब ये है कि सारे जो लॉ होंगे वो अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे। सारे लॉ जो होंगे, प्राइमरी मीनिंग का मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ होंगे, लॉ के अनुसार ही चलेंगे, लॉ के ऊपर नहीं जा सकते हैं। और रूल ऑफ लॉ का ये मतलब नहीं है एक जो है प्रिंसिपल, वो भी इसमें इन दोनों लोगों ने बताया था। उस प्रिंसिपल को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ये लीगल मैक्सिम्स है जिसको बोलते हैं क्वाड प्रिंसिपी, क्वाड प्रिंसिपी प्लेस्यूट लेगिस। ये एक लीगल मैक्सिम है, ये रट के एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपका एक दो नंबर प्लस हो जाएगा, एक नंबर कम से कम लगेगा एग्जामिनर पढ़ के आया है। तो इसका मतलब होता है लेगिस, लेगिस हैबट विगुरम। हाँ, ये हुआ पूरा लीगल मैक्सिम। तो इसका मतलब ये होता है कि सॉवरन विल हैज द फोर्स ऑफ लॉ। इसका मतलब ये इतना लंबा चौड़ा जो वर्ड लिखा हुआ था, इसका खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात है। मतलब इतना लंबा चौड़ा बात है लिखा हुआ लीगल मैक्सिम में, और इसका मतलब ये होता है कि सॉवरन का जो इच्छा है वही लॉ हो जाएगा। तो ये नहीं चलेगा। इनके कहने का मतलब ये था कि जो सॉवरन की विल है, यानी सॉवरन की विल है यानी राजा जो चाहता है, तो सॉवरन यानी राजा, जो उसके मन में आएगा वो करेगा, उसके ऊपर कोई नहीं है। तो जो भी सॉवरन है, पहले के समय जमाने में सॉवरन ही राजा ही हुआ करते थे। तो यहाँ पर इसमें यही कहा गया है, सॉवरन का स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, सॉवरन के नंबर पर वहाँ नंबर काट देते हैं स्पेलिंग पे। तो SOVERIGN, ये कभी कभी जल्दीबाजी में ना छूट जाता है एक आध वर्ड। जो भी सॉवरन का जो विल होगा वो लॉ नहीं होगा। इनका मतलब विल हैज द फोर्स ऑफ लॉ, यानी जो भी ये था हमारा लीगल मैक्सिम्स ऊपर लिखा हुआ था कि क्वाड प्रिंसिपी प्लेंसिट लेग्यूस हैबिट विग्रम, यानी जो सॉवरन बोल रहा है वो ये नहीं माना जाएगा कि उसने जो बोल दिया उसकी जो इच्छा आ गई आज से वो लॉ हो गया। तो ये इस पर आधारित नहीं होगा रूल ऑफ लॉ, क्योंकि ये एक तरह से किसी भी चीज को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है पावर को, और लोगों को मजबूर कर रहा है, कंपेल कर रहा है कि आपको ये चीज नहीं करना पड़ेगा। तो जो इसमें गवर्नमेंट के पावर भी आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर गवर्नमेंट को जब मन करेगा, जिस चीज़ के बारे में मन करेगा वैसा बना देगा। अगर बना देगा कोई भी रूल एंड लॉ, तो इससे लोगों का क्या हो रहा है, लीगल राइट भी हनन हो सकता है, लीगल राइट का हनन हो सकता है।
लोगों का जो ड्यूटी का हनन हो सकता है, कोई भी ड्यूटी है वो ड्यूटी लोग पूरा नहीं कर पाएँगे, या लोगों का लिबर्टी खत्म हो सकता है। लोगों का क्या हो सकता है, लिबर्टीज़ खत्म हो सकता है, लिबर्टीज़ ऑफ पर्सन, लोगों का क्या हो सकता है, लिबर्टी खत्म हो सकता है, इसीलिए जो मन में आए वो नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए इसीलिए जो भी है लॉ बनाने पर सैंक्शन होना चाहिए, मस्ट सैंक्शन ऑन लॉ, ऑन लॉ मेकिंग, यानी जो भी लॉ है उस पे भी सैंक्शन होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ इसी आधार पर बनाना है। ऐसा नहीं कि पकड़-पकड़ के लोगों का नसबंदी करा दो, है ना? हो रहा था ना इंदिरा गांधी के समय में, तो ये गलत लॉ था, ये गलत करवा रहे थे। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो लॉ पर भी लिमिट होना चाहिए, वो भी ऐसा बनना चाहिए जो कि ये हो, जिससे लोगों का अच्छे से क्या हो, लीगल राइट का फुलफिलमेंट हो, लोगों का ड्यूटी का फुलफिलमेंट हो, लोगों को अच्छे से लिबर्टी मिले। तो ये सारी चीज़ें जो थी इसमें थी। उसके बाद जो भी था, अगर सैंक्शन नहीं होगा तो लोगों का लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा लॉ में। इसीलिए जो लॉ है वो परफेक्टली ऑर्डर में तब आ सकता है जब अच्छे से इसको फॉलो कराया जा सके। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मीनिंग। अब आते हैं सेकेंडरी मीनिंग में। सेकेंडरी मीनिंग जो है हमारा सेकेंडरी मीनिंग में ये कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जो भी फ्रेमवर्क दिया जाएगा, जो भी प्रिंसिपल बताया जाएगा, उसी के अनुसार वो लॉ बनाएगा, जो कि उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा कि डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल ना करे। क्योंकि लॉ में जो भी लॉ बना दिया गया है, जैसे कि लॉ में फंडामेंटल राइट दे दिया गया है, अब फंडामेंटल राइट के खिलाफ वो लॉ नहीं बना सकते हैं। अगर बनाएंगे उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है फंडामेंटल राइट के खिलाफ लॉ बनाने का, जब तक वो फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था तो उसके खिलाफ लॉ नहीं बना सकते थे, अब नहीं है, अब बना सकते हैं। तो जब तक कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो लॉ है, लॉ में लिखा गया है, लॉ में जो चीज़ें हैं आप उस के आगे बढ़ चढ़ के आगे नहीं काम कर सकते हैं। ये सेकेंडरी हो गया, एक तरह से सेकेंडरी है, वो रोक रहा है। सेकेंडरी सेकेंडरी मीनिंग इसीलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं रोक रहा है, ये इनडायरेक्टली रोक रहा है। कहीं पर ये थोड़े लिखा हुआ है, कहीं पर भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि जो सरकार है वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ रूल नहीं बना सकती है, ऐसा लिखा देखा है आपने? बताइए। एक तरह सेकेंडरी है, ऐसा कहा, ऐसा माना जाता है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ रूल अगर बनेगा तो वो खत्म हो जाएगा, ये आर्टिकल 13 में टॉर्मेंट स्टेटस में हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसको वो प्राइमरी नहीं मान रहे हैं, वो इसको सेकेंडरी मान रहे हैं। बहुत जगह नहीं लिखा होता है, फंडामेंटल राइट में है लिखा हुआ आर्टिकल 13 वगैरह में। तो इस तरह की चीज़ों को देख सकते हैं कि हाँ, लॉ ही रोक रहा है उनको, लॉ में ही कहीं लिखा हुआ है वो रोक रहा है। अगर नहीं भी लिखा हुआ हो फिर भी वो रूल ऑफ लॉ है, अगर लॉ के खिलाफ जा रहे हैं तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो रोक रहेगा। ये रोकने की पावर जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आएगी, गवर्नमेंट को रोका जाएगा ताकि वो आर्बिट्ररी पावर न लगा सके। और अगला था कि जो भी जब भी कोई डिस्प्यूट होगा, किसी भी दो बात है, तो घटना है, इसमें डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट हुआ तो जो जो जज वगैरह डिसाइड करेंगे वही वैलिड होगा। जैसे केशवानंद भारती में 7 और 6 से हुआ था डिसीजन की राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको फंडामेंटल राइट से हटाते हैं, 7 लोगों ने डिसीजन दे दिया था, 13 जजेस की बेंच बैठी थी। तो डिस्प्यूट में जो भी लीगल डिसीजन आएगा वही लीगल डिसीजन जो कोर्ट का है वो बाइंडिंग होगा, जज जो देंगे वो इंडिपेंडेंट होगा एग्जीक्यूटिव से। वो इंडिपेंडेंट होगा किससे, इंडिपेंडेंट हो जाएगा एग्जीक्यूटिव से, और उसको मानना पड़ेगा। उसके बाद जो भी लॉ है वो गवर्नमेंट ऑफ, चौथा वाला जो मैंने बताया था प्रिविलेज्ड मीनिंग, मतलब कि जो भी लॉ है वो गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच होगा। एक गवर्नमेंट है और सिटीजन है, दो लोग हैं, इसी दोनों के बीच जो है वो गवर्नमेंट होगा, इसीलिए रूल बनाया जाएगा। और जो रूल होगा उसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं दिया जाएगा जिससे किसी भी लोगों को अननेसेसरी प्रिविलेज मिल जाए। दो लोग हैं, एक लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने के लिए चीज़ें नहीं बनाई जाएगी, और जो भी जो एक एग्जेम्पशन लगाया जाएगा ताकि लोगों को लाइफ अच्छे से चल सके और लॉ की वैल्यू बनी रहे, और सभी अथॉरिटी को जो भी नॉर्मल लीगल ड्यूटी दिया जाएगा। ये है नॉर्मल लोग और ये अथॉरिटी है, मान लेते हैं दो लोग, इन दोनों लोगों को लीगल ड्यूटी दिया जाएगा और लाइबिलिटी दिया जाएगा। उसी लीगल ड्यूटी और लाइबिलिटी को उनको फॉलो करना पड़ेगा ताकि वो अपने गवर्नमेंट फंक्शन को फॉलो कर सकें। गवर्नमेंट में काम होता है कि हाँ आपकी लाइबिलिटी है कि आप रक्षा करेंगे, आपकी जो ड्यूटी है कि आपको रक्षा करना है, तो लाइबिलिटी और ड्यूटी जो दोनों है इम्पोज किया जाएगा और वो फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आप रूल ऑफ लॉ नहीं लगा सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उसमें आप पर जो भी इम्पोज किया जाएगा वो करना पड़ेगा। लेकिन इनका कहने का मतलब ये है कि सिटीजन और गवर्नमेंट के लिए बनाया जाएगा और अननेसेसरी फ़ायदा नहीं दिया जाएगा।
लेकिन अगर आपको कुछ करने के लिए कहा जाएगा तो करना पड़ेगा। आप इसको इनकंसिस्टेंट नहीं कह सकते हैं कि जो भी लीगल ड्यूटी हमको दिया गया है या लायबिलिटी दिया गया है, हमारे कंधे पर भार है, उस भार को निभाना पड़ेगा। ये बस एक्सेप्शन बताया है। भले ही आप इसमें अंडर प्रिविलेज्ड हो रहे हैं, भले ही आपके साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन आपको उसी काम के लिए रखा गया है। तो आप इसमें रूल ऑफ लॉ का झंडा लेके नहीं आ सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ कहाँ गया, सबको आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम ही को क्यों करें, तो सिर्फ तुम्ही को तो पैसा दे रहे हैं, इसीलिए करना पड़ेगा, इसमें आप झंडा लेके नहीं आ सकते हैं। ये कहना था और लोगों का रूल ऑफ लॉ के अनुसार। उसके बाद जो भी था रूल ऑफ लॉ जो था उसमें ये, अब फिलिप जी का व्यू क्या है। फिलिप जी ने कहा है कि एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर होना चाहिए, इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए, प्रॉपर पब्लिसिटी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी है डिस्क्रिशनरी पावर होना चाहिए, जो मिलना चाहिए ताकि अच्छे से एक्सरसाइज किया जाए इस पावर को। हर एक लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना चाहिए ऑर्डिनरी लॉ का, ताकि वो अच्छे से फॉलो कर सके, चाहे वो प्राइवेट सिटीजन हो चाहे पब्लिक ऑफिसर हो, सभी लोगों को मिलनी चाहिए। प्राइवेट राइट देना चाहिए ताकि लोग अच्छे से उसको फॉलो कर सके। फंडामेंटल प्राइवेट राइट मिलना चाहिए लोगों को, ताकि अपने जो भी प्राइवेट राइट हैं उसको बचा सकें और अपने लाइफ में, अपने लॉ में, ऑर्डिनरी लॉ में अपने ज़मीन जायदाद को भी बचा सके। उसके बाद यही सारे थे। अब केसी डेविस के अनुसार जो भी है, केसी और डेविस ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए बनाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आप लोग पढ़िएगा, नोट्स में तो दिख जाएगा। फिक्स्ड रूल होना चाहिए कि हाँ वही रूल होगा, उसी पर फॉलो होगा। इलिमिनेशन होना चाहिए कि हाँ ये डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन में आप इलिमिनेट कर सकें क्या सही है क्या गलत है, तो इलिमिनेशन की पावर होनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए कि चेक कर सके कि क्या फेयर है, फेयरनेस चेक होना चाहिए कि लॉ फेयर है या नहीं है। नेचुरल लॉ फॉलो होना चाहिए जो ऑब्जर्व किया गया है, जिससे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि नो वन शुड बी अनहर्ड, यानी कोई ऐसा नहीं होगा जिसको बिना सुने हुए जाने दिया जाए, हर एक लोगों को सुना जाएगा। और जिसमें ऑडी अल्ट्रम पार्टम भी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक हिस्सा है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम आपने सुना होगा, तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम में यही कहा गया है कि किसी को नहीं ये किया जाएगा, हर एक पार्टी को सुना जाएगा और सुनने के बाद ऑडी अल्ट्रम पार्टम, तो सुनने के बाद ही डिसीजन दिया जाएगा। इस एक को सुन के हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है, इसलिए नेचुरल जस्टिस फॉलो होगा। और ये उदाहरण के तौर पर कि कोई अगर किसी को केस हुआ तो उसके जो गार्जियन है, रिलेटिव हैं या उसके कुछ भी हैं, वो उनका केस नहीं लड़ेंगे, सॉरी वो उनका केस में जज नहीं रहेंगे। कोई जज के ऊपर केस हो रहा है तो वो जज अपने केस के केस नहीं हो सकते हैं जज। ये अगर हो रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ है। लेकिन ऐसा हुआ था रंजन गोगोई जी के केस में, रंजन गोगोई ने अपना केस खुद सुना था, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का हनन हुआ था। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही है कि इंसान को मौका मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, और साथ साथ इंसान अपने जो रिलेटिव हैं उसमें जज नहीं होना चाहिए, और इंसान जो है अपना केस का जो जज है वो नहीं होना चाहिए। अगर अपने केस का जज होगा तो नेचुरल जस्टिस का हनन होगा। तो यहाँ तक में समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए। ये केसी डेवियस के अनुसार है। अंशु जी समझ में आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट भी करते चलिएगा, और बाद में टाइम मिलेगा तो फास्ट मोड में देख के वीडियो से और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा क्या। हाँ, तो नेचुरल हाँ लॉ का ठीक है, हनन नहीं ठीक है। होना चाहिए। नेचुरल लॉ का, हाँ प्रथम चौहान जी आप बहुत लेट जुड़े हैं, हम लोग अभी रूल ऑफ लॉ कर रहे हैं, बाकी का वीडियो अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, या देख सकते हैं। लॉ मेंटर संतोष है यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आप देख सकते हैं जाके, सभी वीडियो अपलोड कर दिए ओके गए हैं ओके। अभी तक जो पढ़ाए गए हैं। और अभी आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। वैसे कोशिश मैं करूंगा ओके कि आपको अभी भी समझ में आ जाए। मैं नॉर्मल जो भी रियल लाइफ सिनारियो है मैं उसी से एग्जाम्पल देके बताऊंगा। जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो गया, उसके बाद केसी डेवियस जी के रूल ऑफ लॉ को हम लोग समझ रहे थे। तो केसी डेवियस जी का कहना यह है कि जो भी प्रीफरेंस होना चाहिए जजेज का, जो ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में हो, उनको प्रीफरेंस देना चाहिए कि हाँ वही जज होंगे किसी भी लॉ में जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव के सुनना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ही लोग बैठे, ताकि वो अच्छे से देख पाएंगे। जहाँ एग्जीक्यूटिव वाले को देखना है तो वहाँ एग्जीक्यूटिव वाले ही बैठे। प्रीफरेंस उनकी जो जजेज की होनी चाहिए ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ लॉ में, ताकि अच्छे से डिसीजन आ सके। उस चीज़ों को वो बारीकी से समझेंगे क्योंकि उसी चीज़ में है वो, तो उनको ही उसमें एक जज बना देना चाहिए। उसका जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्शन लिया है उसका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, चेक होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जुडिशियल रिव्यू जो है हमारे आर्टिकल 13 में है ना।
जो इम्प्लाइड वे में है, नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आर्टिकल 13 को हम लोग जुडिशियल रिव्यू का एक अंग मान सकते हैं कि वो हम लोगों को इंपावर कर सकता है कि हम चेक करें क्या सही है क्या गलत है, फेयरनेस को चेक कर सकते हैं। इसीलिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए गए हैं उसको जुडिशियल एक्शन होना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ जो है उसमें नॉर्मली समरी में ये कहा जाए कि उसमें स्टेट के अफेयर जो हो रहे हैं, स्टेट जो काम कर रहा है उसको देखना है, उसमें ये हम लोगों को ध्यान देना है। हेलो, आवाज आ रही है? इसमें हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जो भी है आर्बिट्ररी पावर है उस पर कंट्रोल किया जाए, जो भी लॉ है वो ऐसा लॉ बनाया जाए ताकि हर एक लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके, और हर एक लोग गवर्नमेंट और ऑफिसर जो हैं सभी लोग उसके अंदर आएँ और सभी लोग उसके एम्बिट में हों, उसके अंदर उसको देख रेख किया जा सके, उन पर भी कार्रवाई किया जाए। अगर सही गलत नहीं की सही सही किए हों तो अच्छी बात है, गलत किए हों तो उन पर भी कार्रवाई किया जाए। सभी लोग लॉ के दायरे में हो, लॉ से ऊपर कोई ना हो, ये बताने का कोशिश किया गया है। अगर सभी जगह मैन इक्वल हैं एक दूसरे के, तो कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को अच्छे से हम लोग सुविधा प्रोवाइड करा सकें, ताकि उनके लॉ का जो भी है, उनके पास जो लॉ है वो लॉ का जो उनको दिया गया है वो लॉ को वायलेशन न कर सके। लॉ को वायलेशन करेंगे तो उनके खिलाफ डिस्प्यूट पैदा होगा, और इसमें राइट और ड्यूटी जो है वो फॉलो नहीं करते हैं तो डिस्प्यूट पैदा होगा, और डिस्प्यूट पैदा होने से जो भी है उनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, इंडिपेंडेंट कोर्ट या ट्राइब्यूनल कहीं भी ले जाया जा सकता है। अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ रूल ऑफ लॉ बाय इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट। तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने कैसे रूल ऑफ लॉ को बताया है? तो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने बताया है कि जो भी वॉलेंटरली बॉडी ऑफ लॉयर हैं, जो अलग अलग काम कर रहे हैं, प्राइवेट लॉयर कह सकते हैं, जो एसोसिएट नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के हिस्सा नहीं है, उन्होंने डेवलप किया है डेफिनेशन रूल ऑफ लॉ का। उनका कहना ये है, दिल्ली में 1959 में ये डेवलप किया गया था, और इसको कंफर्म कर दिया गया लागोस में 1961 में। तो 1959 में दिल्ली में हुआ और लागोस में कह दिया गया कि जो इंडिपेंडेंट लोग थे लागोस में 1961 में, जो आपने कहा है वो सही है रूल ऑफ लॉ के बारे में। तो इसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में कहा था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, और डायनेमिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो बदलते रहे, और स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो ठहरा हुआ हो। तो क्या है, रूल ऑफ लॉ एक डायनेमिक कंसेप्ट है जो कि इम्प्लॉय होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसी भी चीज को बचाने के लिए नहीं होना चाहिए, सिर्फ सेफ गार्ड करने के लिए नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ रूल ऑफ लॉ इसलिए होना चाहिए ताकि हम लोग अपने पॉलिटिकल राइट और इंडिविजुअल राइट को, किस किस को, पॉलिटिकल राइट, पीआर और इंडिविजुअल राइट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, पॉलिटिकल राइट और इंडिविजुअल राइट को हम अच्छे से फॉलो कर सकें, और उसको फॉलो करने के साथ साथ सोसाइटी में अपना अच्छे से क्या पास सोसाइटी में उसको फॉलो करके, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करके सोसाइटी में क्या कर सके हम लोग, अपना सोसाइटी में हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटिकल राइट को एस्टेब्लिश करेंगे। पॉलिटिकल राइट हमको मिलेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल राइट है कि हमको वोट देना है, वोट देने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। इंडिविजुअल राइट, हमारा राइट है कि हम जब चाहें तब सोएं, हमको कोई नहीं मना कर सकता है कि तुमको इतना बजे सोना है, इतना बजे जगना है। तो ये हमारा इंडिविजुअल राइट है, तो इसमें कोई लॉ नहीं बना सकता है। तो लॉ लोगों को फ्री कर दे कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ये है फ्री सोसाइटी में एस्टेब्लिश करे, फ्री सोसाइटी में एस्टेब्लिश करे, क्या एस्टेब्लिश करे, ताकि एस्टेब्लिश होने से क्या हो, लोगों को सोशल सोशल इकोनॉमिक ये सारे चीज मिल सके। रूल ऑफ लॉ अगर लागू होगा क्या क्या मिलेगा, सोशल, हम लोगों को सोशली हम लोग मजबूत होंगे, अपने आप को मजबूत फील करेंगे, और इकोनॉमिकली भी मजबूत करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी कोई हम लोगों को पैसा मार पीट के नहीं छीन पाएगा। लॉ बड़ा है, हमको लॉ दिलाएगा पैसा। कोई हमारा सामान चोरी करके जाएगा तो लॉ दिलाएगा, और सोशल समाज में भी हमको मान सम्मान इज्जत मिलेगा। तो इसी, और एजुकेशन में भी हम लोग मजबूत होंगे, पढ़ाई में हम लोगों को अच्छे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बनाया जाएगा, पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये सारे रूल एंड लॉ में आना चाहिए। और कल्चरल कंडीशन, जो हमारा कल्चर है उसको भी हम बचा के रख सकते हैं। रूल ऑफ लॉ अच्छे से होगा, जो हमारा कल्चर है हमको कोई ये नहीं कहेगा कि तुमको ये फॉलो नहीं करना है, तुम इसको फॉलो करोगे तो तुमको मारेंगे पीटेंगे। तो ये सबको भी बचाने का काम जो है वो रूल ऑफ लॉ का है। रूल ऑफ लॉ इसके ऊपर भी ध्यान दे, ये उनका कहना था। जो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट जो थे वो लागोस में जो कंफर्म किया गया था 1961 में, दिल्ली के जो इंडिविजुअल एडवोकेट थे, इनका ये थॉट था, ताकि लोग अपने जो भी एस्पिरेशंस है, जिसको वो पाना चाहते हैं, जिसको एस्पायर कर रहे हैं, अपने एस्पिरेशंस को वो क्या कर सके, डिग्निटी के साथ पा सकें, डिग्निटी के साथ उसको अचीव कर सके। इसके वजह से ये बनाया गया था। अब आते हैं
डेफिनिशन डेवलप्ड बाय इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट ILI, कहाँ पे है? ये दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने बना हुआ है। और LLM वगैरह यहाँ से लोग करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे जान पहचान के जो LLB के बाद LLM ILI में करने गए हैं। इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट अभी यहीं पे है। जो इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बताया है? इंडियन लॉ ऑफ इंस्टीट्यूट ने रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया है कि जो भी पावर है वो एग्जीक्यूटिव का, वो इंक्रीज हो सकता है। पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव में बी इंक्रीज ओनली इन अनएवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज, मतलब कोई ऐसा सर्कमस्टांसेज आ जाए, जैसे इमरजेंसी का सिचुएशन आ गया, अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, तो रूल ऑफ लॉ है। तो ये लॉ में ये नहीं लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में जो भी पावर है, एग्जीक्यूटिव का पावर, वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कितना बढ़ना चाहिए, तो जितना जरूरत हो उतना बढ़ा सकते हैं, ये कहा गया है। जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेज आ जाए, जब खतरा आ जाए, तो खतरा के सामने इस तरह की चीजें कर सकते हैं। दूसरा है, इनके कहने का था डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो लिमिटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, उनके पावर नहीं होना चाहिए कि वो जो चाहे वो कर लें, जो चाहे वो बदल दें सब कुछ, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर भी आ गया है। तो डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसको क्या करना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए। उसके बाद जो भी है पावर जो है वो हैंड ओवर करना चाहिए जुडिशियरी को, ताकि वो अपने पावर को इनहेरिट कर सके लॉ को। तो एग्जीक्यूटिव के पास, सॉरी मैं गलत बोल दिया, जो भी पावर है वो एग्जीक्यूटिव के पास सिर्फ और सिर्फ इनहेरिट नहीं होना चाहिए, वो उसको ग्रांट किसी के द्वारा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव को जो मन में आए वो कर ले, उसको जो भी पावर है इनहेरिट करने के लिए कोई एक अथॉरिटी होना चाहिए जो उसको पावर ग्रांट करे। और ग्रांट कौन अथॉरिटी करेगी? लॉ। लॉ उसको पावर एग्जीक्यूटिव को ग्रांट करे कि हाँ आपके पास ये पावर है, ये पावर आपको दिया जा रहा है, इस पावर को इस्तेमाल करके आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए। इस तरह की चीजें हैं, तो इस तरह से होना चाहिए लॉ। इंडियन इंस्टीट्यूट के अनुसार ये बताने का प्रयास है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लेते हैं, जो भी काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, उसका JD होना चाहिए, जुडिशियल रिव्यू, JR, जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जो भी चीजें कर रहे हैं उसकी जुडिशियल रिव्यू होनी चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, उनका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। उसके साथ साथ इनका ये कहना है कि देयर शुड बी प्रॉपर पब्लिसिटी केस होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि देयर शुड बी अ प्रॉपर पब्लिसिटी इन केस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एंड इट शुड बी सब्जेक्टेड टू कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। यानी जो भी चीजें लेजिस्लेशन में बनाई जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, वो कंट्रोल में होना चाहिए, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। किसके कंट्रोल में होना चाहिए? जो भी रूल एंड रेगुलेशन डेलीगेट किए जाएंगे, उनको दिए जाएंगे, वो लेजिस्लेशन बना के, यानी रूल एंड रेगुलेशन बना के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले को क्या देना चाहिए? रूल एंड रेगुलेशन, RR, रूल एंड रेगुलेशन बना के लेजिस्लेचर द्वारा एग्जीक्यूटिव को देने चाहिए। और उसका कंट्रोल, उसकी कंट्रोल पार्लियामेंट और जुडिशरी के हाथ में होना चाहिए। वो चेक करेंगे कि जो भी पावर उनको दिया गया है वो पावर को सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी ऑब्जर्व्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव वाइल डिसीजंस आर टेकन। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है कि राइट टू बी हर्ड, हर एक इंसान को सुनना चाहिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दोनों पार्टी को सुनो तब जाकर डिसीजन दो, नो वन शुड बी अनहर्ड, और अपने केस में आप जज नहीं हो सकते हैं। तो नेचुरल जस्टिस, इस तरह की चीजें जो हैं वो फॉलो होनी चाहिए। जब हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव के जो भी काम है उसको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव ने किया है उसमें नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, यानी उसको अच्छे से सुना जाना चाहिए, दोनों पार्टी का सुना जाना चाहिए। जो भी पार्टी उसके खिलाफ कंप्लेन लेके आया है और वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोग हैं उसको सुना जाना चाहिए। उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। और हमारा रूल ऑफ लॉ में जो है, अब लास्ट टॉपिक जो है रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, उसके बाद कुछ लीडिंग केस लॉ है शॉर्ट फॉर्म में, उसको जल्दी से देख लेंगे। उसके बाद हमारा रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग रूल ऑफ लॉ के क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा है? प्रथम चौहान जी बताइए। यस यस। कोई डाउट है इतना तक में? तो बताइए। नहीं नहीं। चलिए, तो अब रूल ऑफ लॉ इन इंडिया के बारे में बता रहे हैं। तो जो इंडिया में जो था, इंडिया में सुपरमेसी ऑफ लॉ है अभी भी। और इंडिया का जो रूल एंड लॉ आया है, वो रूल ऑफ लॉ जो है वो धर्मशास्त्र से लिया गया है, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र से। तो आप लोग लिखते भी चलिएगा। तो जहाँ हमारे देश में पहले किंग हुआ करते थे और वो जो भी है जो बोलते थे वही धर्म माना जाता था और किंग के बातों को मान के उसको फॉलो किया जाता था। तो ये इंडिया में जो आया, भरत कन्या उपनिषद में ये लिखा गया है कि लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स। यानी भरत कन्या उपनिषद एक भारत में है, उसमें लिखा गया है कि लॉ जो होगा वो राजाओं का राजा होगा।
कुछ इंपॉर्टेंट रूल जो बेस्ड थे धर्मशास्त्र पर, नीति शास्त्र पर, अर्थशास्त्र पर, वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इनके रूल ऑफ लॉ के अनुसार कि कोई भी डिसीजन जो है वो एक पार्टी को सुने बिना हम लोग डिसीजन नहीं दे सकते हैं, हम लोगों को दोनों दोनों पार्टी को सुनना होगा। तो और ये हमारे नीति शास्त्र से आया है कि कोई हम लोग जब डिसीजन देंगे तो हम लोग कोई बायसनेस नहीं करेंगे, हम लोग जो डिसीजन देंगे वो उस समय के आधार पर देंगे, लोगों के इंटरेस्ट को देख के देंगे, क्या घटना घटी है उसमें, क्या कॉज हुआ है उसके अनुसार देंगे। उसके बाद जो हियरिंग होगी वो ओपन में होगी, पब्लिक व्यू में होगी, ताकि सभी लोग उसको देख सकें, समझ सकें कि सही डिसीजन दिया जा रहा है या गलत डिसीजन दिया जा रहा है। दे मस्ट नॉट बी, और जो भी डिसीजन होगा पहले से हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे, प्री जज नहीं करेंगे, प्री जुडिस नहीं होना चाहिए। जो भी होगा उस पार्टी को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, सबके रीजन को सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। प्री जुडिस होके डिसीजन नहीं दे देंगे कि हाँ तुम पहले से चोरी किए थे तो इस बार भी तुम ही चोरी किए होगे, नहीं, पहले पूरे चीजों को देखेंगे, आंकेंगे, उसके बाद फैसला सुनाएंगे। तो ये रूल ऑफ लॉ इंडिया का है। और उसके बाद सारे जो जजमेंट हैं उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी जजमेंट देने से पहले कि हम लोग रीजन जाने कि किस रीजन पे, किस आधार पर, कि क्या कारण रहा कि वो हुआ घटना, और उस रीजन को जानने के बाद हम लोग डिसीजन देंगे, बिना रीजन को जाने डिसीजन नहीं देंगे। और मुगल एरा में हम लोग देख सकते हैं जो सुपरमेसी ऑफ लॉ बहुत ज्यादा थी, तो मुगल एरा में ऐसा देखा जा सकता है कि इंग्लैंड जो डाइसी ने थॉट दिया था उसको इंडिया में उतने अच्छे तरीके से नहीं बढ़ाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो 1774 में इस डिसीजन दिया था उसमें कोशिश किया था बताने का कि एग्जीक्यूटिव को अलग रखा जाए, और पावर ऑफ जो कोर्ट है उसको जो है कोशिश किया गया था कि वीक कर दिया जाए, ताकि अच्छे से सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 को लाया जाए, ताकि जुडिशरी बार बार रोक टोक कर सकती थी, इसीलिए ऐसा लाया गया था। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा आप लोगों को। और रूल ऑफ लॉ जो है वो कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में बाद में इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लाया गया, और कहा गया कि रूल ऑफ लॉ जो है वही सुप्रीम होगा इंडिया में, और रूल ऑफ लॉ जो है वो हायर फुटिंग पर होगा, हर एक लेजिस्लेशन से उसके आधार पर सभी कुछ दिया जाएगा। और कोई भी लॉ अगर इनकंसिस्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन से तो उसको नल और वाइड मान लिया जाएगा। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोविजन दिए गए हैं जो रूल ऑफ लॉ के बारे में बताते हैं, जैसे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बताने के लिए ऐसा कहा गया है। जो प्रियम्बल है जिसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल के बारे में बताया गया है, तो ये भी एक प्रकार का रूल ऑफ लॉ का हिस्सा है। उसके बाद जो भी बताया गया है हमारे संविधान में, जो आइडल दिए गए हैं जो हम लोगों को फंडामेंटल राइट के बारे में बताते हैं, असाइन करते हैं, जो हम लोगों को पॉजिटिव ऑब्लिगेशन देता है कि हम लोगों को ये फॉलो करना चाहिए। इस प्रकार से जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भी रूल ऑफ लॉ का एक हिस्सा है भारत में। अब आते हैं लीडिंग केस पर, जो जानने का प्रयास करते हैं जो इंडिया में लीडिंग केस घटी है जो रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस ठाकुर भरत सिंह। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने चेक किया और बताया कि क्या क्या होना चाहिए। तो एमपी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 1955 जो इम्पावर किया गया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वहाँ पे, तो इसमें जो चीज़ें थी वो चेक किया गया कि क्या सही है क्या गलत है, और इसमें पब्लिक ऑर्डर के बारे में बात किया गया था। और 24 अप्रैल 1963 को स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए रूल पास किया, और ठाकुर भरत सिंह रायपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी थे उनको ये बोला कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, उनको नोटिस दिया कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए उसमें चैलेंज किया गया था आर्टिकल 226 टू 27 को। तो उसके बाद इसमें जो भी था कि जो भी इश्यू जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो किए गए थे क्या वो वैलिड हैं, क्या जो पेटिशनर है कि हाई कोर्ट में इमरजेंसी में नहीं जा सकते हैं क्या ये वैलिड है। तो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन है 31AB एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए कहा कि गवर्नमेंट जो है उसको जो भी बातें हैं उसको फॉलो करना चाहिए, और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। और जो भी बताया गया है स्टेट के पास जो भी प्रेसिडेंट के 352 में जो उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया था प्रेसिडेंट ने, वो जब तक फोर्स में रहेगा तो 31B ऑथराइज जो इम्पोज करेगा लोगों को अनरीजनेबल डिस्ट्रिक्शंस लोगों पर लगा सकता है, और ये वाइड माना जाएगा जो भी क्लॉज इसके अंदर दिया गया है। और आर्टिकल 13(2) जो है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है लोगों को कि उसके अंदर जो भी राइट है उसको फॉलो करे, वो वाइड एब इनिशियो होगा, यानी शुरू से ही वाइड माना जाएगा। और इमरजेंसी में जो भी प्रेसिडेंट आप बनाएंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। आर्टिकल 358 जो है सस्पेंड करता है इंसान का। आर्टिकल 19 का जो भी है राइट टू स्पीच एंड इमरजेंसी, राइट टू स्पीच एंड
एक्सप्रेशन वो भी ख़त्म होगा। तो इस तरह से जो भी चीज़ें थी इसमें सारी चीज़ों को बताया गया था और चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया था। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें यही बताया गया था कि जो भी लास्ट में मैं बता देता हूँ कि इम्यूनिटी दिया गया था कोर्ट को, कि कोर्ट जो है नो, कोई इम्यूनिटी नहीं दिया गया था कोर्ट को कि कोर्ट आके ये कर सकता है, वो सैंक्शन लगा सकता है लेजिस्लेशन पे। लेजिस्लेशन ने जो किया है वो सही किया है। जब इमरजेंसी का सिचुएशन हो तो आपका आर्टिकल 19 जो है वो खत्म हो जाएगा, आप इधर उधर मूवमेंट नहीं कर सकते हैं और आप जो हैं वो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब अगला है एक एक करिपेक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो गोल्डन थ्रेड है जो कॉन्स्टिट्यूशन के आराम से इनडिस्प्यूटेबल बनाती है और एक प्रकार का बेसिक फीचर है जो ज़रूरत है ताकि स्टेट में अच्छे से लोगों को हेल्प कराया जा सके और लोगों के लाइफ को आसान बनाया जा सके और एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चलाया जा सके। अब एक केस है अगला, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राज नारायण। तो इसमें जो भी है आर्टिकल 1975 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि क्लॉज 4 329 एक जो 39th अमेंडमेंट में डाला गया था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जिसमें ये कहा गया था कि प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो जो इलेक्शन का है उसको 9th शेड्यूल में डाला जाता है और उनके इलेक्शन को चेक नहीं किया जाएगा कि किस प्रकार से हुआ, कौन जीता कौन हारा। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होगी, तो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया था। जो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम ये जो यूपी में चला था, फिर बाद में ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था। तो ये जो केस था बाद में सुप्रीम कोर्ट में आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। उसके बाद कहा था कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कोर्ट ऑफ लॉ में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार ये जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा और ये चेक किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो रूल ऑफ लॉ का हनन होगा। इसीलिए पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चेक कर सकती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। तो इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो मैथ्यू जे जो थे उनका व्यू था कि अगर कोई रूल ऑफ लॉ को तोड़ता है तो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ रहा है, इसीलिए रूल ऑफ लॉ को हम लोगों को देखना चाहिए, नहीं तो आर्बिट्ररी एक्शन बढ़ जाएगा हमारे गवर्नमेंट में। और ये उनका कहना था। उसके बाद बीजे जी ने कहा कि जो भी जूरिस्प्रूडेंस है, जो भी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो ट्राई कर सकता है केस का उसके मेरिट के अनुसार, वो ये पावर उससे नहीं लिया जा सकता है। ये जो है बेसिक पोस्टुलेट है, बेसिक रूल एंड रेगुलेशन है, ये फॉलो होना चाहिए रूल ऑफ लॉ का, जिससे जस्टिस मिलेगा लोगों को पॉलिटिकली और डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब अगला आते हैं एडीएम जबलपुर वर्सेज शिवकांत शुक्ला। तो एडीएम जबलपुर और शिवकांत शुक्ला को हैबियस कॉर्पस केस के नाम से जाना जाता है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द बेंच जो राय, सीजे एंड बेग, चंद्रचूड़ और भगवती जी थे, तो उन्होंने ये माना था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ है वो रूल ऑफ लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ से उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं और कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ लॉ है उसको हम लोग काउंटर नहीं कर सकते हैं। और रूल ऑफ लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो जो है इन्वोक नहीं कर सकता है, नलीफाई नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविज़न दिए गए हैं इमरजेंसी के अनुसार दौरान, यानी आर्टिकल 21 जो है लोगों का लागू रहेगा। आप लोगों का जान बिना बिना प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ या उसको बिना ये किए हुए जब तक वो गलत नहीं करेगा, कोई कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलेगा तब तक आप नहीं ले सकते। अगर आप लेते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों का लाइफ एंड लिबर्टी के ऊपर खतरा आ सकता है। इसीलिए आर्टिकल 21 को उन्होंने कहा था कि वो कंटिन्यू रहेगा और कोई भी रूल जो है वो सेपरेट नहीं किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनवेरिएबल होगा टाइम टू टाइम सर्कमस्टांसेज पे। और इसमें ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रकार से लोगों को ओमनीपोटेंट रूल के बारे में बताएगी जिससे इफेक्टिवनेस बना रहे। जस्टिस खन्ना ने ऑब्जर्व किया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्बिटरनेस हो सकता है सभी सोसाइटी में, तो इसको हम लोगों को फ्री सोसाइटी में नहीं मानना चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ गलत उन्होंने सोचा था और इसको इसको मेंटेन करने के लिए अपोजिट नोशन इंडिविजुअल लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर का मानना चाहिए। आर्टिकल 21 के एब्सेंस में तो स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी का लाइफ एंड लिबर्टी ले ले बिना ऑथोरिटी के। और ये जो एसेंशियल पोस्टुलेट था वो बेसिक एजम्पशन ऑफ रूल एंड लॉ के आधार पर बनाया गया था। अब आते हैं अगले केस की ओर, बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। तो बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में ये जस्टिस भगवती जी ने बताया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो रूल ऑफ लॉ को हम लोग बता सकते हैं कि इंटायर फैब्रिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो है वो आर्बिट्रीनेस को इससे हटा दिया जाए और इंटेलिजेंस के साथ इसको देखा जाए और इसको डिजायर से अलग रखा जाए और आर्बिट्रीनेस और अनरिजल्व
अनरीजनेबलनेस के आधार पर डिनाई किया था रूल ऑफ लॉ को। और वी फाइंड आर्बिटरनेस और अनरीजनेबल देयर इज डिनायल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो अगर ये सब होगा तो रूल ऑफ लॉ खत्म माना जाएगा। इसलिए अनरीजनेबलनेस नहीं होना चाहिए, आर्बिटरनेस नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो लॉ रूल ऑफ लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। तो जो रूल ऑफ लॉ में जो भी था, ये सारी चीज़ें जो थी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के द्वारा बनाई गई थी, उसको फॉलो करने के बारे में बताया गया था। और जो भी चीज़ नेसेसरी है उसको फॉलो करना चाहिए, और वो जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए लोगों के रीजन से। और उसके बाद हमारा अगला केस है वो है डीसी बाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करना चाहिए। और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन है, प्रैक्टिस है, उसके आधार पर ध्यान में रखते हुए इसको हम लोगों को सिस्टमेटिक वे में चलाना चाहिए। इसका वायलेशन अगर होता है तो बहुत खतरनाक हो सकता है, इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, और पब्लिक को बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। अब आते हैं सोमा राज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। सोमा राज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो आर्बिट्ररी पावर है, फर्स्ट पोस्टुलेट रूल ऑफ लॉ, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इडिफाइस जो बेस है डिस्क्रिशन पर, विदाउट एनी प्रिंसिपल और विदाउट एनी रूल। तो ये फॉलो होना चाहिए, और इसमें जो भी सिचुएशन है वो चेक किया जाएगा रूल ऑफ लॉ के आधार पर। इन रे अरुंधति रॉय जो 2002 में आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा रूल ऑफ लॉ जो है बेसिक रूल ऑफ गवर्नेंस है, और ये सिविलाइज डेमोक्रेसी और पॉलिटी के लिए जरूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है वो बेस्ट करेगा रूल ऑफ लॉ पर, और हम लोगों को इसको अडॉप्ट करना चाहिए। हर एक इंसान और इंडिविजुअल को इसके लिए इसके कॉलेक्टिवली जिम्मेवार होना चाहिए, इसको बिना मिस्टेक किए हुए फॉलो करना चाहिए, ताकि सुपरमेसी ऑफ लॉ बना रह सके। और कोई भी पर्सन इसको फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये रूल ऑफ लॉ के बारे में पावरफुल है रूल ऑफ लॉ, और उसको रिच बनाने के लिए हर एक इंसान को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। और रूल ऑफ लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है, जुडिशरी इसमें कंटिन्यू करती है, और ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा जो है चेक किया जा सकता है, और कोर्ट को सही लगेगा तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जुडिशरी के पास पावर है कि वो ड्यूटी को परफॉर्म कर सके और चीज़ों को बढ़ा सके और एफिशिएंट वे में बना सके। और अभी का अब खत्म होता है हमारा केस, थोड़ा जान लेते हैं कुछ अभी के समय के बारे में। अभी के समय में सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया है ह्यूमन राइट जूरिस्प्रूडेंस के माध्यम से, जिसमें लिबरल इंटरप्रिटेशन किया है आर्टिकल 14 और 20, 14, 19 और 21 का, जो गोल्डन ट्रायंगल के रूप में से भी जाना जाता है, जो मेनका गांधी केस से आया था। तो इसमें यह बताया गया है कि जो भी वेरियस इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट हैं, वो राइट डिग्निटी वगैरह के बारे में है, फ्री लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, ये सारे जो इमर्ज हुए हैं वो रूल ऑफ लॉ की वजह से इमर्ज हुए हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये भी रूल ऑफ लॉ की वजह से इमर्ज हुए हैं। इन सब का सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है सब्जेक्ट मैटर में, डिस्प्यूट में, और इसको हम लोग अच्छे से अप्रोच कर इसको जाकर कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। तो सभी जो है वो रूल ऑफ लॉ के चलते आ पाए हैं, और इसीलिए हम लोगों को रूल ऑफ लॉ को हम लोगों को जो भी है प्रोटेक्ट करता है और लिबर्टी देता है कि आप इस चीज़ों पर रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का वो फेयर है, वाइड है, और ये आइडिया प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट को, ताकि वो फुलेस्ट पॉसिबल प्रोविजन जो भी हो कम्युनिटी के लिए वो कंडीशन प्रोवाइड करा सके, और इंडिविजुअल को मोरालिटी और इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना सके। रूल ऑफ लॉ जो है वो एस्टेब्लिश किया जाता है ताकि इनेक्ट करके लोगों को राइट दिलाया जा सके, और लोगों के डिजायर को जो भी है गोल तक पहुंचाने में मदद किया जा सके भारत के हर एक सिटीजन को। तो इस कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो सारे प्रकार के नेसेसरी प्रोवाइड कराती है, ताकि अच्छे से डेवलपमेंट और मेंटेनेंस हो सके रूल ऑफ लॉ का। तो यही हमारा रूल ऑफ लॉ था, इतना ही में हमारा रूल ऑफ लॉ खत्म होता है। तो हम लोग अपने सेशन को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं कभी और। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।